हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें दो पार्ट पढ़ना है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले हम आते हैं अल्कली मेटल के ऊपर। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा मैं बता दूँ आपको। पूरे इनऑर्गेनिक में से एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, या ऐसे बोलूँ कि एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यह एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपका ये क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है। और आज के लेक्चर में जो बताने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। ऑलमोस्ट क्या, यहीं से रहेंगे ही रहेंगे, यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको बस केयरफुली सुनना है, यहाँ पे नोट करना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना जेईई हुआ है, ना नीट हुआ है, ना ही ओयूटी हुए हैं, लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आज के लेक्चर से ही रहेंगे। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ सिर्फ श्योरली रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी और उसमें इम्पोर्टेंट जो भी उससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, इन सब बातों की स्टडी होगी। तो चलिए टाइम गंवाए बिना डायरेक्टली हम आते हैं टॉपिक पे। अब ध्यान से देखो, इसको हम बात कर रहे हैं पर अल्कली मेटल के ऊपर। मतलब अल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो यह चलता है लिथियम से लेकर सीजियम तक। ठीक है, ऐसे इसमें हाइड्रोजन भी अपन ऐड कर सकते हैं, वो भी ग्रुप 1A से ही आता है। अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है भाई NS1, जहाँ पे N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और S सब सेल है। इसके पास NS1 मतलब 1s1 2s1 3s1 4s1 ऐसे ही होगा। जब आप नीचे ग्रुप में बढ़ोगे तो हर बार ऐसे ही आपको लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। दूसरा है यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हमेशा +1 होगा, क्योंकि मेटल्स है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव रखता है। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब डोनेट करेगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, जो कि कॉमन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब एक बात पूछता है भाई किसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, इसका अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं। तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इसके जो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोलाइज होंगे तो उससे मतलब जो अपने को ऑब्टेंड होगा उसमें उसका नेचर अल्कली जैसा होगा, इसलिए इसको अल्कली मेटल बोलेंगे। अब आते हैं तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एटॉमिक और आयोनिक साइज। ठीक है, हमेशा अपन एटॉमिक साइज के अंदर एटॉमिक साइज के अंदर आयोनिक साइज या मेटालिक साइज या कोवेलेंट साइज यही सब मेजर करते हैं। यहाँ पे मेटल होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और प्लस फॉर्म बनाता है, मतलब M अगर है तो M+ हो जाएगा, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे आयोनिक साइज। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये आयंस बनाता है, इसीलिए बोलेंगे इसको आयोनिक साइज। तो एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज की अपन बात करें, ठीक है, तो सीजियम का ज़्यादा होता है, रोडियम का उससे ज़्यादा होता है, आपको वो ज़्यादा होगा पोटेशियम का, फिर सोडियम और लास्ट में लिथियम। या ऐसे बोलो कि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, जो इस ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन है डेंसिटी। डेंसिटी भी डाउन इन द ग्रुप आपको इंक्रीज होगा, मतलब CS का ज़्यादा होगा RB से, RB का ज़्यादा होगा Na से, और Na का ज़्यादा होगा K से, और K का ज़्यादा होगा Li से। ठीक है, और इसके उल्टा चलता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके जस्ट अपोजिट काम करता है, मतलब जैसे अपोजिट ऑर्डर है इसका। तो सबसे ज़्यादा होगा आपको Li का, फिर Na, फिर K, फिर RB, फिर CS। तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्डर देखा है, पहला एटॉमिक साइज का, दूसरा डेंसिटी का, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी का। यह तीनों आपके लिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे तीनों ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, और मैं आपको 100% गारंटेड बोलता हूँ कि यह तीनों पूछा गया है, तीनों पूछे गए हैं, और रिपीट हो तो आराम से इसको रिपीट किया जा सकता है। वैसे आजकल प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, और उसके ऊपर आता हूँ मैं, वह है आपका फ्लेम टेस्ट। क्या है वह? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है थोड़ा समझिए। जब अपन इसमें आग लगाते हैं या जलाते हैं तो इससे जो कलर निकलता है उसको अपन फ्लेम टेस्ट बोलते हैं, या फ्लेम टेस्ट से जो कलर मिलेगा उसको फ्लेम कलर बोलेंगे। ठीक है,
अगर हम लिथियम को जलाएं तो वहाँ पे क्रिम्सन रेड कलर मिलता है, सोडियम के फ्लेम से अपने को गोल्डन येलो मिलता है, पोटेशियम से अपने को पेल वायलेट मिलता है, आरबी से अपने को रेडिश वायलेट मिलता है और सीएस से आपको ब्लू कलर मिलता है। तो यह इसका कलर हो गया, फ्लेम कलर हुए आपको अल्कली मेटल से, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलर से एक चीज़ याद आया, हम लोग जितना भी यूज करते हैं पटाखा, मतलब क्रैकर्स यूज करते हैं ना दीपावली में या अच्छे अच्छे ओकेजन्स पे, सारे क्रैकर्स एस ब्लॉक एलिमेंट से ही अधिकतर बने होते हैं। अधिकतर क्रैकर्स यहीं से बने होते हैं क्योंकि इनका जो कलर निकलता है थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, अब आते हैं आप एक और चीज़ ऐड कर दें इसमें कि मेटल्स है और इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, क्योंकि हर मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यहाँ जब नीचे जाएंगे ग्रुप में तो इसका बेसिक नेचर जो है वह इंक्रीज होता है, मतलब बेसिक नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप। तो यह सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए यहाँ से एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने सारा कंपाइल करके डिस्प्ले पे दिखा रहा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। या फिजिकल प्रॉपर्टी सारे हो गए। ओके, अब आते हैं इसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, जो केमिकल चेंज होंगे उसी को अपन देखने वाले हैं। कौन सेलेक्टिव है, आपको ऐसे कि वाटर के साथ, एयर के साथ, हैलाइड के साथ, ऐसे सेलेक्टिव रिएक्शन से आते हैं यहाँ पे। पहला आपका इसका नेचर समझते हैं, केमिकल नेचर में यह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है यह मोल्टन स्टेट में भी शो करेगा और एक्वस स्टेट में भी शो करेगा। ठीक है, मोल्टन स्टेट में सी एस का ज़्यादा होगा आर बी से, आर बी का ज़्यादा होगा के से, के का ज़्यादा होगा एन ए से और एन ए का ज़्यादा होगा एल आई से। लेकिन वहीं अगर आप एक्वस स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एल आई का होगा, फिर उसके बाद के और आर बी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, फिर सी एस और फिर एन ए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर में चेंज देखने को मिला रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, खासकर एक्वस स्टेट में। तो जो एक्वस स्टेट में आपको चेंज दिख रहा है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट बना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है चेंज, तो यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, और साइज ऑफ कैटायन जो है ना, साइज ऑफ कैटायन जो है आपको सबसे छोटा आपको एक्वस फॉर्म में एल आई क्या है, तो जिसका साइज जितना छोटा होता है उसका एक्वस स्टेट में उतना ही बड़ा हाइड्रेटेड आयंस बनते हैं। और इन्हीं सब के बिहाफ पे यहाँ पे एक फेजन्स रूल अप्लाई होता है और वह कंट्रोल करता है इन सब बातों को। तो आपके पास फुल एंड फाइनल कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होगा एक्वस स्टेट में एल आई का सबसे ज़्यादा होगा और एन ए का सबसे कम होगा, इस चीज़ को दिमाग में डालना है। क्योंकि कोई भी ऑर्डर आप देखोगे तो आपको अधिकतर एल आई और एन ए दोनों क्लोज होंगे, बट यहाँ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है, अलग है, एल आई सबसे ज़्यादा और एन ए सबसे कम। क्लियर। अब आते हैं इसके रिएक्शंस के ऊपर। पहला रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है आपको रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, और ऑक्साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बन रहा है, केवल एंड केवल लिथियम ही है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। केवल एंड केवल लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, सोडियम का परऑक्साइड बनता है, बाकी सबका सुपर ऑक्साइड बनता है। इस साल 2020 में आपको 7 तारीख को जो जेईई मेंस हुआ था उसमें पेपर में क्वेश्चन था यहाँ से सुपर ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, सुपर ऑक्साइड के बारे में क्वेश्चंस था, यह इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड होगा, सोडियम का परऑक्साइड होंगे और बाकी सबके सुपर ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो यह रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बातें हुआ, आपके सामने क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर। जब यह मेटल को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे यह MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्या बनेगा यहाँ से, MOH टाइप के। मान जाओ मेरे पास Na है, सोडियम है, जिसको मैं वाटर से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में NaOH के साथ साथ H2 ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो यह रिएक्शन हुआ वाटर के साथ में। अब आता है तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ एयर। अगर हम एयर की बात करें यहाँ पे, तो यह 2 टाइप के एयर की बात करेंगे, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब देखो ड्राई एयर की हम बात करते हैं तो ड्राई एयर से रिएक्ट करने की एबिलिटी जो है
ओनली केवल लिथियम क्या है जो कि नाइट्राइट देता है, क्या देता है यहाँ से, नाइट्राइट देगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ओनली एंड ओनली लिथियम रिएक्ट करेगा ड्राई एयर से और आपको नाइट्राइट देगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, अगर मॉइस्ट एयर की बात करें तो मॉइस्ट एयर से ये लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब अल्काली मेटल, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से, ठीक है, अगर वहाँ पे जैसे कि M2O टाइप के नॉर्मल ऑक्साइड बनाया, फिर हाइड्रोलाइज होगा, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं बोल सकता इसको मैं, क्या बोलूँ मैं, मॉइस्ट एयर है। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर मतलब एयर तो है ही, साथ में वाटर भी है, साथ में वाटर भी है। तो पहले M2O टाइप के कंपाउंड बनते हैं, फिर वहाँ से MOH बनेगा और फिर वहाँ पे CO2 का प्रेजेंस होने के कारण M2CO3 बन जाता है। मतलब मॉइस्ट एयर में इट इज़ वेरी पॉसिबल टू जनरेट M2O that further form MOH and finally we can obtain M2CO3 types compound। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे एयर के रिगार्डिंग ये बात हो गया, खासकर मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर में आपको वाटर तो रहेगा ही रहेगा, और एयर है तो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, साथ में आपको मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं एटमॉस्फेयर में, सारे ऑक्सीजन सारे एयर्स इसमें आ जाएंगे, सारे गैसेस इसमें आ जाएंगे एयर में। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज अ रिएक्शन विथ NH3। देखो यहाँ पे अमोनिया के साथ में सबसे बड़ा बात, आप बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रहे, यहाँ से कंपाउंड में जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड हैविंग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड हैविंग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ ब्लू कलर्ड, इट इज़ ब्लू कलर। ठीक है, ध्यान रहे, या जो भी कंपाउंड जनरेट करता है उसके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास ब्लू कलर होते हैं, और उस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वहाँ पे पैरामैग्नेटिक होता है, वैसे कंपाउंड का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, बताया जाता है इन एक्सेस ऑफ मेटल डायमैग्नेटिक एंड कॉपर ब्रॉन्ज कलर, बट इसका कलर कैसा है भाई, यह ब्लू कलर है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंटली पूछा था। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कौन सा कलर अपने को ऑब्टेन होगा, तो ध्यान रहे अपने को जो मिलेगा उसको बोलेंगे अपन ब्लू कलर, और नेचर उसका होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा अमोनिया के पास अपन आए हैं तो एक चीज़ और इसमें ऐड कर दें, अगर अमोनिया रिएक्ट कर रहा है आपको क्या बोलते हैं लिथियम से, ठीक है, तो वहाँ पे लिथामाइड बनता है, क्या बनता है इसमें, लिथियमाइड बनता है Li2NH, और साथ में H2 बनता है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग रिएक्ट करेगा, जिससे भी रिएक्ट करे मेटल में, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, किससे भी रिएक्ट करे तो यह MnH2 टाइप के कंपाउंड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेंगे, और उस MnH2 एक कंपाउंड के लास्ट में अमाइड लगा होगा, जैसे NaNH2 तो बोलते हैं ना अपन सोडामाइड, लास्ट में क्या लगेगा अमाइड, AMIDE, ध्यान रहे। तो यह अमोनिया के साथ हुआ, तो 4 रिएक्शंस हुए यहाँ पे, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, और आपको रिएक्शन विथ O2। तो यह सब इसके आपको प्रॉपर्टीज हुए। ठीक है, अब एक और ऐड करते हैं इसमें, रिएक्शन विथ हैलाइड। जब भी यह हैलाइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो MX टाइप के हैलाइड बनाएंगे, जैसे होता है ना आपको NaCl, ठीक है, LiCl, यहाँ पे इसमें इसके आपको ध्यान रहे जो MX टाइप के हैलाइड बनेंगे, इसमें पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के पास टेंडेंसी होता है कि वह पॉली हैलाइड बना दे, क्या बना दे, पॉली हैलाइड्स, और रीजन है ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज, इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म पॉली हैलाइड्स ऑफ K, Rb एंड CS ड्यू टू द लार्ज साइज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं यहाँ पे अपन, और अब आते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। कुछ सिमिलैरिटी है, इस सिमिलैरिटी को अपन डायगोनल रिलेशनशिप के टर्म में भी पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। थोड़ा इसको देख लें, उसके बाद आएंगे अपन कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, अब बताया था कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट बताया था कि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इन हीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज both form nitride by direct combination with nitrogen like Li3N and Mg3N2. Next is the oxide, that is Li2O and MgO do not combine with excess oxygen
टू गिव अ पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड, ऑफ कोर्स सही है। फिर बताया जाता है द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2। I repeat, the carbonate of lithium and magnesium decompose easily on heating to form the oxide and CO2. Solid bicarbonate are not formed by lithium and magnesium. Okay. फिर बताया जाता है कि both LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. Next similarity, both LiCl and MgCl are deliquescent and crystalline from aqueous solution as hydrated. Okay. That is LiCl.2H2O and MgCl2.8H2O। तो यह कुछ इसके आपको सिमिलरिटीज हुए, ठीक है। इसको अपन डायगोनल रिलेशनशिप के तौर पे भी बोल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा इसके केमिकल प्रॉपर्टी में रिलेटेड, ध्यान रहे कि जब अपन वाटर के साथ लेके आते हैं ना, इसको वाटर के साथ लेके आते हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट में वाटर के साथ बहुत ही विगरसली रिस्पॉन्स करता है। मतलब अगर मैं लिथियम को वाटर के साथ रखूँ तो वह थोड़ा सा विगरसली रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ में जाऊँ, ठीक है, तो और थोड़ा सा मतलब रैपिडली रिएक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही जाऊँगा आपको इस सब के साथ में नीचे बढ़ने के बाद पोटेशियम के साथ में रुबिडियम सीजियम, तो यह वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। मतलब जैसे इसे ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उतना ही डेंजरस फॉर्म में आते जाएगा। तो इसको अपन इसीलिए वाटर से दूर रखते हैं, इनको केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आते हैं, इस कुछ सिमिलरिटी देख ही रहे थे, तो सिमिलरिटी में 2-3 कंपाउंड अपन देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बोनेट बनेगा Li2CO3, यह डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब Li2CO3 डिकम्पोज होके हीट करने के बाद Li2O प्लस CO2 बनता है। देखो बाकी सब के डिकम्पोजिशन नहीं हो पाते हैं, ये नहीं हो पाते हैं, इसके लिए हमें बॉन्डिंग पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। किसका डिकम्पोजिशन होता है किसका नहीं होता है, यह सब आपको फेजन्स रूल के अंदर कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर नाइट्रेट्स है इसके, मतलब LiNO3 भी अगर हिट करोगे तो यहाँ पे Li2O साथ में NO2 प्लस O2 बनता है। बाकी MnO3 को आप डिकम्पोज करोगे तो वहाँ से MnO2 प्लस O2 बनता है, ठीक है। M मतलब M बोले तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। मतलब डिकम्पोज करने का जो तरीका है लिथियम का वो सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम से टोटली एंड टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो यह कुछ इसके प्रॉपर्टीज हुए। ये जितना बात मैं बोला हूँ सब का सब इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, आप NCERT बुक पलटोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन यह सब इम्पोर्टेंट है जितना आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं कंपाउंड के ऊपर, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तगड़ा वाला कंपाउंड पढ़ते हैं पहला अपना वाशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म है वाशिंग सोडा। ऐसे तो यहाँ पे 3 टाइप का सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। देखना चाहो तो आप NaCl भी देख सकते हो, सोडियम के 4 कंपाउंड्स यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन आपको 2 तो सबसे ज़रूरी देखना ही देखना है, एक वाशिंग सोडा और दूसरा इसका NaOH। यह खासकर इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट्स है। तो पहले आते हैं अपन वाशिंग सोडा के पास। वाशिंग सोडा जिस प्रोसेस से बनता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त प्रोसेस है, नाम है सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस। तो आप कम से कम नाम भी याद रखते हो तो कुछ साल के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर है उसको अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन सॉल्वे प्रोसेस में होता क्या है उसको भी हमें याद रखना है कि मालूम चले कि कैसे यह बनता है, ठीक है। बताया जाता है कि इन सॉल्वे प्रोसेस CO2 गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, समझते हो ना, ब्राइन NaCl सॉल्यूशन व्हेन स्प्रिंगली सोल्यूबल NaHCO3 सेपरेट आउट। जब यहाँ से देखो सॉल्वे प्रोसेस में बात करें तो CO2 गैस पास करते हैं इसमें से ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में, तो वहाँ से NaHCO3 सेपरेट आउट होता है। देखो यहाँ पास रिएक्शन है, यहाँ पे NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स NH4HCO3, दैट NH4HCO3 प्लस NaCl further gives NaHCO3 in the form of precipitate along with NH4Cl. Now the NaHCO3 formed above is calcinated to जनरेट Na2CO3। ओके, कहने का मतलब है कि पहले हमें NaHCO3 मिलेगा, उसके बाद अपने को वहाँ से Na2CO3 ऑब्टेंड होगा।
मतलब देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 अपॉन हीटिंग गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो क्या मिल गया, सॉल्वर प्रोसेस के कंपोनेंट क्या हैं, इतना आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन से। अब बताया जाता है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 बाय सॉल्वर प्रोसेस आर गिवन एज अंडर। ठीक है, कैसे कैसे इसको अपन बताते हैं। ठीक है, चलिए, इस कितने कितने स्टेप में होते हैं। पहली बार क्या होगा आपको, जैसे हमने बोला कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया लिए, साथ में CO2 और H2O, जिससे कि NH4 CO3 बन गया। आप फिर उसी को NH4 CO3 को आप CO2 के साथ पास करोगे H2O के प्रेजेंस में, तो जहाँ से आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4HCO3 बनेगा। फिर उस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4HCO3 को 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH के साथ ट्रीट करोगे, तब जाके आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 मिलता है और साथ में बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, वहाँ से अब अमोनिया रिकवरी टावर, यह अलग अलग उसके स्टेप है, जहाँ पे इसमें अपन बाहर निकाल लेंगे अमोनिया को। किससे निकालेंगे, NH4HCO3 को हीट करने के बाद NH3 बनता है अलग, CO2 अलग और H2O अलग। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl लेंगे, साथ में COH2 लेंगे, जहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बाहर निकल जाएगा, साथ में CaCl2 निकल जाएगा और साथ में निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वहाँ पे जाके जो NaHCO3 बना है उसका कैल्सिनेशन करते हैं, तो बोलते हैं वो कैल्सिनेशन ऑफ NaHCO3। ठीक है, तो उससे मिल जाएगा आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस तरह से जाके आपको फाइनली Na2CO3 ऑब्टेन होता है। ठीक है, हाँ, अगर अपन यह Na2CO3 10 H2O को वाटर मतलब एयर में रख दे, तो यहाँ से 9 आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे आउट ऑफ 10। ओके, इसको बोलते हैं अपन इफरवेसेंस। दैट इज Na2CO3 10 H2O व्हेन एक्सपोज टू एयर इट गिव्स आउट 9 आउट ऑफ 10 H2O मॉलिक्यूल्स। तो यह वाशिंग सोडा की बात हो रहा था। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफरवेसेंस, हैंस वाशिंग सोडा लॉसेस वेट ऑन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो, Na2CO3 को हाइड्रोलाइज करेंगे अपन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na प्लस, साथ में CO3 2 माइनस बनेगा और साथ में उस CO3 2 माइनस को अपन फिर H2O के साथ लेके आएंगे, तो आप H2CO3 बन जाता है और बनता है आपको फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस, जहाँ पे अपने को H2CO3 मिला, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाशिंग सोडा। ओके, अब यहाँ पे जो Na2CO3 बनता है उसके पास अपना कोई कलर नहीं होता है फ्लेम करने के बाद। ठीक है, हाँ, फिर बताया जाता है कि Na2CO3 डज नॉट टेक प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम ऑफ द बर्नर। इसको ऊपर अपन नहीं लेते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट्स थे आपको Na2CO3 से रिलेटेड। अगले यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट वन इज NaOH के ऊपर। ठीक है, NaOH को बनाते हैं। यहाँ से NaOH के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। पहला यहाँ पे NaOH के, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्टिक सोडा भी। ठीक है, यह कॉस्टिक इफेक्ट दिखाता है स्किन के ऊपर, इसलिए इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर अपन इसको रिएक्ट कराएं SiO2 से, तो Na2SiO3 बना देता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसको रिएक्ट कराएं अपन Al2O3 से, तो यह 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaAlO2 साथ में वाटर जनरेट करता है। अगर यह नॉन मेटल से रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो उसमें खासकर H2N2 या कार्बन से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। बाकी और लोग से रिएक्ट जब करेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। मान लो हमारे पास NaOH है, हीट करने के बाद रिएक्ट करें बोरॉन से, तो यहाँ पे Na3BO3 बनता है, साथ में बनता है H2। वैसे ही अगर SI से रिएक्ट करेगा तो Na2SiO3 बनेगा। अगर फॉस्फोरस से रिएक्ट करेगा तो NaH2PO2 बन जाएगा, साथ में बनेगा PH3। और अगर सल्फर से रिएक्ट किया तो Na2H2O3 और साथ में बनेंगे Na2S। तो यह इसके रिएक्शंस है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपको, कि आपको ध्यान देना है कि किस किस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ
नाइट्रोजन के साथ, और कार्बन के साथ NaOH का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब इस NaOH अगर अब हमारे पास है और कोल्ड डाइल्यूट है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH है, तो उसको रिएक्ट कराओगे अगर तो आप हाइड्रोजन के साथ में H2 के साथ में, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन